हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस को क्रोनोलॉजिकल वे में। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि टीजीटी, पीजीटी साइकोलॉजी और या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम जिसमें साइकोलॉजी या पेडागोजी पूछी जाती है, या फिर कोई ऐसा एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम जिसमें साइकोलॉजी आ रही है, तो दिस वीडियो इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस। आज हम समझेंगे क्रोनोलॉजिकल वे में कि इंटेलिजेंस में कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट या साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने वर्क किया। तो 1905 में एल्फ्रेड बेनेट ने, थियोडोर सिमन ने, इन्होंने पहला इंटेलिजेंट टेस्ट दिया था जिसको डेवलप करा था, फर्स्ट फॉर्मल आईक्यू टेस्ट। देन उसके बाद 1908 में मेंटल एज कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने ही मेंटल एज कॉन्सेप्ट दिया था, एल्फ्रेड बेनेट एंड थियोडोर सिमन ने। उसके बाद 1912 में अगर हम बात करें तो विलियम स्टर्न आए। विलियम स्टर्न ने 1912 में इंटेलिजेंस की बात करी थी, इंटेलिजेंस का फॉर्मूला दिया था। क्या दिया था? आई क्यू इक्वल्स टू एम ए अपॉन सी ए। अब एम ए क्या होता है? हमारा मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो ये 1912 में विलियम स्टर्न ने दिया था। अगर अब हम बात करें 1916 की, तो 1916 में लुइस टर्मन आए। तो लुइस टर्मन ने क्या किया? एक आईक्यू टेस्ट बनाया जिसका नाम दिया स्टैनफोर्ड बिनेट आईक्यू टेस्ट। अब अगर अब हम पुराना समझें, 1905 में पहला इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया था? एल्फ्रेड बिनेट ने। तो इन्होंने क्या किया? 1916 में लुइस टर्मन ने इसी टेस्ट का नाम दिया बिनेट, स्टैनफोर्ड बिनेट आईक्यू टेस्ट। इसको इन्होंने रिवाइज किया था, जिसको और बिनेट टेस्ट को एंड डेवलप करा स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल, जिसको हम SBIS भी बोलते हैं। देन क्या हुआ? पैरेलल थ्योरी चल रही थी 1904 में और 1927 के पैरेलल में। क्या चली? कि चार्ल्स स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी पे बात करी। कौन से फैक्टर्स? टू फैक्टर थ्योरी। चार्ल्स स्पीयरमैन ने पहला उन्होंने दिया जी फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं जनरल, जी फॉर जनरल। तो इन्होंने जनरल फैक्टर की बात करी। देन एस फैक्टर दिया, स्पेसिफिक फैक्टर। अब हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि एस फैक्टर और जी फैक्टर क्या होते हैं। तो देखिए, जी फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जिसमें हम अपनी बेसिक डूइंग करते हैं, मतलब हमारी वो इंटेलिजेंस जो हमसे अपना बेसिक काम करवाती है, यानी कि रीडिंग, स्पीकिंग, टॉकिंग, अंडरस्टैंडिंग समथिंग। तो ये सब चीज़ें होती हैं, बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना। स्पेसिफिक फैक्टर्स क्या होते हैं गाइस? कि जिसमें हमारा कोई भी एक ऐसा हमारा स्पेशलिटी किसी काम को लेके, जैसे कि आर्ट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, ये हमारी स्पेशलिटी होती है। आई मीन हर कोई तो सिंगर नहीं बन सकता है ना, हर कोई स्पोर्ट्स में नहीं जा सकता है। अगर ऐसा होता तो क्या ही बात होती। पर आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, बहुत इजी, ये आप अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा। लता मंगेशकर हुई, आतिफ असलम हुई, इन सब की आवाज़ कितनी प्यारी है। ये एक स्पेसिफिक फैक्टर भी है और गॉड गिफ्टेड भी होता है। यानी कि इन्होंने स्पेसिफिक फैक्टर, इसमें इन्होंने प्रैक्टिस करी थी और उस चीज़ को अच्छा करा। फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, तो वो उनका स्पेसिफिक फैक्टर है, उनकी स्पेशलिटी है कि वो क्रिकेट में अच्छे हैं। अगर विराट कोहली को खो खो खेलने या हॉकी खेलने देंगे तो आई एम नॉट श्योर कि वो जीत भी पाए या नहीं। तो ठीक वे में हमारा एज फैक्टर काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1938 में क्या हुआ था? देखिए 1904 1927 में ये थ्योरी चल रही थी। उसके बाद 1938 में लुइस थर्स्टन, क्या नाम है? लुइस थर्स्टन। तो इन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात करी। किसकी बात करी? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की। तो इन्होंने बोला कि हमारे इंसान की 7 प्राइमरी होती है। कितनी होती है? 7। गाइस, अगर आप DSSB या फिर RRB या कोई भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग की, स्पेशली टीचिंग की, तो उसमें ये छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि किसने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ दी थी। अब आपको ऑप्शन दे देंगे लुईस थर्स्टन या गिलफोर्ड दे देंगे, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करिएगा कि देखिए 7 प्राइमरी एबिलिटीज़ में क्या क्या हो सकती है। हमारी रीजनिंग हो सकती है,
वर्बल कॉम्प्रहेंशन हो सकता है, चीज़ों को समझना, नंबर एबिलिटीज हो सकती है कि हम किस तरह से चीज़ों को यू नो प्लस माइनस कर रहे हैं, कैपेबिलिटी है वो हमारी। अब क्या हुआ 1941 में, अब हम 1938 से अब 1941 में आ गए। 1941 में रेमंड कैटल ने दो इंटेलिजेंस की बात करी थी। कौन सी? बहुत इंपॉर्टेंट है रेमंड कैटल का ये वाला टॉपिक। तो इन्होंने 1941 में फ्लूइड और क्रिस्टल की बात करी थी। इन्होंने कहा था कि हमारी दो तरह की इंटेलिजेंस होती है, एक होती है फ्लूइड, दूसरी होती है क्रिस्टल, जिसको हम क्रिस्टलाइज भी कह सकते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्लूइड एंड क्रिस्टल। अब देखिए फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होती है हमारी, जो हम जिससे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी रखते हैं, यानी कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है किसी चीज़ को हल करने की। उसके बाद क्रिस्टलाइज जो होती है वो एक्वायर्ड नॉलेज होती है, यानी कि हम किसी से देखिए फ्लूइड इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस होती है जो हम बेसिक चीज़ें करते भी हैं और उसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। मान लीजिए आपके पास प्रॉब्लम ये है कि आपको मैथ्स मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, यानी कि आपको मैथ्स सब्जेक्ट में बहुत इश्यूज हैं, आपको समझ में नहीं आता है। तो उसका आप हल क्या निकाल सकते हो कि आप ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं लोगे जो मैथ्स जिसमें मैथ्स आए, आप अपना करियर दूसरे पाथ में ले जाओगे, या फिर आप ऐसा करोगे कि मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अब क्या है एक्वायर्ड नॉलेज क्या होती है हमारी, वो होती है जिसमें हमें कोई भी चीज़ सॉल्व करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए हमें एक्वायर्ड नॉलेज चाहिए, यानी कि हमें अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए। हम उस नॉलेज को गेन करते हैं थ्रू प्रैक्टिकल, थ्रू थ्योरेटिकल। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है ड्राइविंग। हर कोई ड्राइविंग नहीं कर सकता है अनटिल उसके पास एक्वायर्ड नॉलेज नहीं है अबाउट ड्राइविंग की। ठीक है, तो ये फ़र्क था फ्लूइड इंटेलिजेंस में, जो कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम करता है। कोई भी तरह का कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको ऑन द स्पॉट दे दूँ तो आप उसको सॉल्व कर देंगे। और क्रिस्टलाइज में क्या होगा, आपको एक नॉलेज की ज़रूरत है। आई मीन आपको अगर आपको ड्राइविंग करना ही नहीं आती तो आप गाड़ी भल चलाने स्टार्ट कर देंगे, आपको पता ही नहीं है कि एक्सीलेटर क्या होता है। तो आई मीन कुछ भी कोइंसिडेंस हो सकता है उसका। तो अब 1955 में डेविड वेचलर्स या वेचलर्स बोल सकते हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन चेक कर लिएगा। अब इन्होंने दो तरह की आईक्यू टेस्ट दिए थे, एक दिए थे WAIS और एक दिया था WISC। देखिए गाइस इतना सा फर्क है, W सब सेम है, AIS है और ISC है यहाँ पर। अब WAIS का फुल फॉर्म है बैचलर अडल्ट इंटेलिजेंट टेस्ट स्केल या टेस्ट, एस बोलेंगे क्योंकि यहाँ स्केल लिखा हुआ है। और इन्होंने WISC दिया था बैचलर इंटेलिजेंट स्केल फॉर चिल्ड्रेन। अब जहाँ ए आ रहा है वो मतलब अडल्ट है, जहाँ पर सी आ रहा है आखिरी में वो चिल्ड्रेन के लिए दिया था। दोनों अलग अलग दिए थे, ऑब्वियसली चिल्ड्रेन का ब्रेन और अडल्ट ब्रेन अलग होता है। अब 1967 की बात करें तो जेपी गिलफोर्ड ने स्ट्रक्चर दिया था इंटेलिजेंट मॉडल का। गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, ये मेरे खुद के नोट से बनाए हुए, बिकॉज आई डिड माई मास्टर इन साइकोलॉजी। तो ड्यूरिंग माई मास्टर मैंने ये कुछ ऐसे नोट्स बनाए थे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आ सकते हैं, तो प्लीज़ इसको ज़रूर रिफ़र करिएगा। तो 1967 में जेपी गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंट मॉडल की बात करी थी। अब जेपी गिलफोर्ड ने क्या बात करी, ये बात करी COP कॉप। ठीक है, कॉप याद रख लेना पुलिस से। अब देखिए प्रोपोज 3 डायमेंशनल, इन्होंने ये जो इस तरह का बॉक्स बन रहा है ना इसको हम डायमेंशनल बॉक्स बोलते हैं। तो 3 डायमेंशनल बॉक्स मॉडल दिया था, जिसमें ये मैंने NCERT से नहीं लिए हैं, तो यही आप याद करिएगा। पहले इन्होंने जेपी गिलफोर्ड ने कहा था कि हमारे ह्यूमन ब्रेन में 120 सेल होते हैं। देन उसके बाद उन्होंने बोला कि सेकंड टाइम उन्होंने रीडिफाइन करा 150 सेल। फिर उसके बाद उन्होंने लास्ट में ये रीडिफाइन करा कि 180 सेल होते हैं, यानी कि 180 सेल्स होते हैं। अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में भी समझेंगे। अभी तो अभी समझिए कॉप के फुल फॉर्म क्या होता है। C फॉर कंटेंट, O फॉर ऑपरेशन, P फॉर प्रोडक्ट। बस अभी हम क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं तो थोड़ा सा इसको समझिए बेसिक को, देन हम इन फ्यूचर वीडियोस में और डिटेल में समझेंगे। तो 1967 में इन्होंने जेपी गिलफोर्ड ने 3 डायमेंशनल की बात करी थी, कंटेंट, ऑपरेशन, प्रोडक्ट। अब 1983 में आई नो थोड़ा सा स्क्रीन पे ये ब्लर सा दिख रहा होगा क्योंकि ये मेरे खुद के नोट्स हैं, बट
इट्स फाइन, मैं हाईलाइट कर रही हूँ तो थोड़ा बहुत आपको दिखेगा। अब 1983 में होवर्ड गार्डनर 1983 में होवर्ड गार्डनर ने मल्टीपल मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करी। किसकी बात करी? मल्टीपल, नॉट वन टू थ्री, मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करी। किसने? होवर्ड गार्डनर ने। अब इन्होंने एट टाइप की इंटेलिजेंस हमें दिए हैं, ठीक है। उसके बाद 1985 में रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने ट्रायर्क थ्योरी दी थी। ट्रायर्क, T4 मतलब ट्रायर्क या ट्रिपलेट जो होता है वो तीन नंबर से डिफाइन होता है। तो कभी भी आपके पास ये आए कि ट्रायर्क मतलब क्या होता है, तो उन्होंने तीन मतलब थ्योरी दी थी 1985 में रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने। क्या दी थी? तीन। तीन क्या? कैप। अब आप कैप कैसे याद रखोगे? सर पे पहनने वाला कैप। तो कैप को हम समझते हैं तीन टाइप की इंटेलिजेंस थी। तो कैप से C4 क्रिएटिव कर लेना सबसे पहले, देन उसके बाद एनालिटिकल करना, उसके बाद प्रैक्टिकल। तो यानी कि हमारी तीन तरह की इंटेलिजेंस होती है। कैप क्रिएटिव इंटेलिजेंस, एनालिटिकल इंटेलिजेंस एंड द प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। गाइज इफ यू नीड मोर डिटेल ऑफ दिस थिंग तो मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगी तो उसमें और डिटेल डाल दूंगी। बट अभी हम क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं ईयर वाइज, तो अभी हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। अब 1990 में क्या हुआ? जॉन मेयर साहब आए और पीटर सैलोवी, ठीक है। जॉन मेयर ने सबसे पहले बात करी इमोशनल इंटेलिजेंस की। अभी तो हम इंटेलिजेंस पढ़ रहे थे, अब क्या वर्ड ऐड हो गया आगे? इमोशनल। तो इन्होंने बोला कि EI जो होता है यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस, इसमें एक एबिलिटी होती है चीजों को परसीव करना, ठीक है। मतलब परसीव मतलब अंडरस्टैंड भी करना और समझना, अंडरस्टैंड करना चीज़ों को, और मैनेज करना इमोशंस को। अगर किसी का इमोशनल इंटेलिजेंस खराब है तो वो इंसान, वो व्यक्ति अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाएगा। आपने अक्सर सुना होगा कि तुम इमोशनली इंटेलिजेंस नहीं हो या फिर इमोशनली स्टेबल नहीं हो। तो इन्होंने यही बात करी है जॉन मेयर ने। अब 1995 में आए डैनियल गोलमैन। कौन से मैन आए? डैनियल गोलमैन। इन्होंने इंटेलिजेंस के साथ साथ किसकी बात करी? लीडरशिप की। इन्होंने बोला और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि पॉपुलराइज इमोशनल इंटेलिजेंस इन लीडरशिप एंड सक्सेस, यानी कि किसने पॉपुलराइज करा था इमोशनल इंटेलिजेंस को लीडरशिप और सक्सेस के साथ, तो वो डैनियल गोलमैन को जाता है क्रेडिट। 1995 में ये कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, ये थ्योरी लेकर आए थे, इमोशनल इंटेलिजेंस विद लीडरशिप। तो ये भी हम डिटेल में समझेंगे कि इन्होंने किस तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस को लीडरशिप से में डिस्कस करा है। 1999 में स्टीफन सेसी, अब स्टेफन सीसी को आप भूलिएगा नहीं, 1999 की बात है। ये बायो इकोलॉजिकल थ्योरी लेकर आए थे। कौन सी थ्योरी? बायो साइंस से रिलेटेड ना, बायो इकोलॉजिकल थ्योरी। अब बायो इकोलॉजिकल थ्योरी में इन्होंने क्या बात करी कि हमारी जो इंटेलिजेंस होती है ना, मतलब हमारी बुद्धि जो होती है वो किससे इन्फ्लुएंस होती है? इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित, सॉरी अगर मेरी वर्ड गलत हो रहा है तो, बायोलॉजिकल होती है, ठीक है, सोशल फैक्टर्स होते हैं और इन्वायरमेंट होती है। यानी कि हमारे इंटेलिजेंस को बनने के लिए हमें तीन चीज़ों की सही रिक्वायरमेंट है, मतलब हम इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर हमारे बायोलॉजिकल इश्यूज चल रहे हैं, यानी कि जेनेटिकल भी इश्यूज हो सकते हैं, पेरेंट्स या फिर एंसेस्टर्स में इंटेलिजेंस को लेके कुछ गड़बड़ी है, तो वो बच्चे में आ सकती है। सोशल फैक्टर्स क्या होते हैं? मान लीजिए अगर हम अपने किसी इंसान के बच्चे को सोशलाइज ही नहीं करेंगे, उसको सोसाइटी के बारे में बताएंगे ही नहीं, या फिर वो गलत सोशल फैक्टर्स में, गलत सोशल सोसाइटी में उलझ गया है, तो उसकी इंटेलिजेंस इतनी इम्प्रूव नहीं होगी। अगर हम इसी को कंपेयर करें, एग्जाम्पल लें कि एक गांव का बच्चा और एक शहर के बच्चे की इंटेलिजेंस में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क दिखता है, क्योंकि उसको सोसाइटी से वो फैसिलिटीज मिल ही नहीं रही है जिससे वो अपनी इंटेलिजेंस को सही कर सके, इम्प्रूव कर सके, शार्प कर सके, ठीक है। और इन्वायरमेंट भी वही हमारा होता है। इंटेलिजेंस को बढ़ने के लिए इन्वायरमेंट तो चाहिए। इन्वायरमेंट क्या होता है? इनकरेजमेंट होता है। कुछ चीज़ें अगर हमें समझ में नहीं आ रही है तो उस चीज़ को समझने के लिए
हमें किसी की रिक्वायरमेंट है, तो ये सब चीज़ें हमें 3 चीज़ों से हमारी इंटेलिजेंस बनती है। तो ये किसने दी थी? स्टीफन सेसी ने। इसको कौन सी थ्योरी बोलते हैं? बायो इकोलॉजिकल। याद रखना, बायोलॉजिकल नहीं, बायो इकोलॉजिकल। बायोलॉजी, इको, इको मतलब क्या होता है हमारा इन्वायरमेंट। ठीक है। तो सोशल फैक्टर्स 1999 में बात करी थी। अब अगर आपको ये तो क्रोनोलॉजी वे में मैंने समझा दिया इंटेलिजेंस को। तो मेरे नोट्स अभी और हैं इसी टॉपिक को लेकर। अगर आपको और चाहिए अंडरस्टैंड करना है कि रेमंड केटल ने क्या दिया, गिलफोर्ड स्ट्रक्चर में क्या क्या बातें करी, देन उसके बाद उन्होंने डैनियल गोलमैन ने क्या बात करी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई नो थोड़े से नोट्स इम्प्रॉपर लग रहे हैं, बट स्टिल वेरी बेनिफिशियल हैं ये नोट्स, क्योंकि हमें सिर्फ समझना है और पढ़ना है। ठीक है। और अगर हमें ये समझ में आ रही है दोनों चीज़ें, तो इट डजेंट मैटर कि नोट्स की कंडीशन क्या है। ठीक है। आई होप ये क्रोनोलॉजिकल वे ऑर्डर में आपको इंटेलिजेंस के बारे में समझ में आ जाएगा। थैंक यू।